बायोलॉजी की क्लास में हम कर रहे हैं अपने एग्जाम की प्रैक्टिस और उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी जो है कैसी है। कोई भी टॉपिक अगर कर पा रहे हैं तो आप उसको दोबारा से जो है वो देख सकते हैं, दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि विद्यालय में बालक का पहला दिन कैसा हो सकता है। ठीक है, कि विद्यालय में बच्चे का जो पहला दिन है वो कैसा हो सकता है। तो हम कहेंगे कि बच्चे का पहला दिन कैसा हो सकता है, हमेशा अच्छा हो। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी सुखद या गंभीर संवेदनात्मक संकट का कारण हो सकता है। मतलब कि अच्छा भी हो सकता है लेकिन उसे ऐसा लगे कि ये दिन अच्छा नहीं था, सबसे बड़ा मुश्किल दिन था, ऐसा भी उसे लग सकता है। ऑप्शन सी हमेशा तनावपूर्ण रहा हो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि बच्चे का जो पहला दिन है वो सुखद भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सभी का अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कभी कभी ये कैसा होता है, ये किसी किसी बच्चे के लिए दुखदाई हो सकता है। उसके दुख के कारण ये होता है कि वह पहली बार अपने परिवार से अलग हो रहा है, पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर विद्यालय जा रहा है, वो समय व्यतीत करने जो उसने आज से पहले नहीं किया था। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में बालक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सहपाठियों और गुरुजनों के साथ समायोजन करने का, या केवल शिक्षा की चुनौतियों का, या केवल खेल कूद में भाग लेने का, या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे जब भी कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय में उसे बहुत सारा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और उनमें से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सहपाठियों और गुरुजनों के साथ समायोजन, कि वह अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ सहयोग बना पाने में थोड़ा सा संकोच महसूस करता है, और अपने शिक्षक के साथ भी तो उसे थोड़ा सा अच्छे बेहतर संबंध स्थापित करने में क्या करना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का क्या विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों पर क्या प्रभाव डाल सकता है, मतलब कोई भी बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई पर किस चीज का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। परिवारजनक किसी मृत्यु का कारण, तीव्र संवेदनशीलता, पढ़ने में रुचि न होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे कि सभी कारण क्या करेंगे, उसकी शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो जाती हैं जिससे आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चे की क्या होती है, पढ़ने में रुचि ही नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, या फिर उसे चीजें समझ में नहीं आ रही, या फिर उसे ये बोरिंग काम लगता है। तो उससे भी क्या है, वो अपनी उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उसकी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो उसे पढ़ नहीं रहा है, इससे नंबर कम आ रहे हैं। तो ये सभी कारण जो है वो क्या करते हैं, आपकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। फिर किसी विद्यार्थी की शिक्षक शैक्षिक उपलब्धियां परिस्थितियां जन्य होने का क्या अर्थ है, मतलब किसी भी विद्यार्थी की परिस्थिति के आधार पर जो नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कि परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो कम नंबर आ गए, हो सकता है बीमार हो गए थे इस वजह से कम नंबर, तो परिस्थिति ऐसी थी, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसे बीमार रहते हैं। तो परिस्थिति का मतलब कोई ऐसी समस्या आ जाना जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए, तो उसकी उपलब्धियां हमेशा अच्छी रहती हैं या उच्च रहती हैं। उसकी उपलब्धियां परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, या फिर उसकी उपलब्धियां कभी भी अच्छी नहीं होती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि जब किसी की शैक्षिक उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो वो हमेशा परिस्थिति पर आधारित हो सकती है। तो उसकी परिस्थितियों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है कि परिस्थिति अच्छी थी, वो अच्छा पढ़ पाया है या नहीं पढ़ पाया, या फिर परिस्थितियां खराब थी जिस कारण से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। तो इस वजह से उसकी परिस्थितियों का प्रभाव उसकी शिक्षा पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी, उसकी उपलब्धियां किस पर निर्भर करती है, परिस्थितियों पर, कि परिस्थिति अच्छी थी आप फोकस कर पाए स्टडी पे तो हो सकता है अच्छे नंबर आए हो, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, कारण हो सकता है कि आप बीमार हो, कहीं अचानक आपको जाना पड़ गया हो, या फिर कहीं किसी अन्य कारण से आप फोकस ना कर पाए हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो उस आधार पर नंबर कम भी हो सकते हैं। फिर विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां कम होने का क्या कारण है, परिवार, स्कूल और विद्यार्थी स्वयं,
या केवल स्कूल की गलती के कारण उसके नंबर या मार्क्स कम आते हैं। शिक्षा की उपलब्धियों का ये मतलब होता है कि आप कक्षा में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, तो इसलिए हम इसको नंबरों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक वही चीज होती है जो बच्चे को डिफाइन करती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नंबर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम उन्हें शिक्षा की उपलब्धियों का कारण मानते हैं। तो जैसे बहुत बहुत बार क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ आता है उसे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो उस पर आधारित है। तो केवल स्कूल की गलती है या केवल परिवार की गलती है या उपरोक्त में से किसी की गलती नहीं है। तो जब भी हम शैक्षिक उपलब्धियों के कम होने की बात करते हैं कि किसी कारण आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आ सके, तो उसका कारण आपका परिवार भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है आपने अचानक कहीं माइग्रेट किया हो, मतलब आपका ट्रांसफर या माता पिता का ट्रांसफर हुआ हो जिस कारण आपने अलग से विद्यालय में प्रवेश लिया है, या फिर आपकी अपनी रुचि नहीं बन रही किसी विषय में या वो समझ नहीं आ रहा, तो उस कारण से भी आपके नंबर कम आए हैं। फिर विद्यालय में विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उसके नंबर को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सहायक और प्रोत्साहित करने वाला वातावरण, सख्त अनुशासन और दबाव, केवल शैक्षणिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, या इनमें से कुछ नहीं। तो हम कहेंगे कि विद्यालय में शिक्षा की विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए कौन सहायक होता है, सहायक और प्रोत्साहन करना उसे बहुत जरूरी होता है कि हम उसे क्या करें, मोटिवेट करें। कि अगर बच्चा नंबर कम भी लेकर आ रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे मोटिवेशन देंगे, ना कि उसे डिमोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन यानी प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। प्रेरित करना किस चीज के लिए, ताकि वो बेहतर अगली बार क्या करे, बेहतर मेहनत कर सके, ठीक है, बेहतर तरह से वो क्या करेगा, परफॉर्म कर पाएगा। और उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना, मतलब कि अगर कहीं किसी चीज की वजह से किसी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको नकारात्मक चीजों से दूर रखना। तो बहुत बार आपने देखा है कि बच्चे के पहले ही वो परेशान है, तनाव है, लेकिन जो परिवार के या सदस्य हैं वो उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी उस पर लेकर आ रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, ये फिर ऐसी बातें उसे क्या करेंगी, डिमोटिवेट करेंगी। तो उसे पता है कि गलती या फिर जो चीजें हैं वो सही नहीं है, तो उनको सुधारने के लिए उसका सहयोग देने की आवश्यकता है। तो इसलिए उसे क्या चाहिए, सहायता चाहिए और आपका प्रोत्साहन चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, ताकि अगली बार वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सके। फिर अनुशासन का विद्यार्थी के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुशासन से विद्यार्थी में आक्रामकता बढ़ती है। अनुशासन से विद्यार्थी में प्रसन्नता, सहयोग और की भावना को बढ़ावा मिलता है या उत्पन्न होती है। अनुशासन विद्यार्थी के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे अनुशासन से विद्यार्थी के व्यवहार पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके मन में सहयोग की भावना आती है, ठीक है। तो अनुशासन जो है उसके जीवन में एक बेहतर व्यक्ति बनाने में उसे सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्लास्कर के अनुसार। तो हमने पढ़ा था कि ग्लास्कर ने अनुशासन के आधार पर हमें कुछ बातें बताई थी। तो विद्यालय सभी विद्यार्थी की प्रगति में सहायक होते हैं। विद्यालय उन विद्यार्थियों की प्रगति को बाधित कर देते हैं जो असफल होते हैं। तो विद्यालय का विद्यार्थी की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि ग्लास्कर ये कहते हैं कि विद्यालय उन बच्चों की प्रगति को क्या करता है, रोक देता है, जो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आप कोई परीक्षा पास नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस परीक्षा को पास किए बिना, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ठीक है, आपको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से बच्चा क्या कर जाता है, बच्चा रुक जाता है, वो अपनी स्टडी को क्या करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये एक क्या है, ड्रॉबैक है कि उसे कुछ आगे करने का अवसर ही विद्यालय जो है नहीं दे रहा है। तो ये उनके लिए कहेगा कि वो ये मानते हैं कि विद्यालय क्या करता है, ऐसे बच्चों की प्रगति को रोक देता है। यानी हम हर चीज को नंबरों के आधार पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षाओं में, स्कूलों में। तो ये चीज क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। फिर किसी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां कम होने का एक संभावित कारण क्या हो सकता है। पढ़ाई में रुचि न होना, स्कूल का वातावरण अच्छा होना, परिवार का पूरा सहयोग मिलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि किसी
विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां कम होने का एक संभावित कारण क्या है? कि उसकी पढ़ाई में क्या नहीं है? रुचि नहीं है। वो अपनी पढ़ाई में, स्टडी में क्या नहीं कर पा रहा? कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। और ये उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन प्रपांत विधि का उद्देश्य क्या है? जीवन प्रपांत विधि का उद्देश्य बालकों को जीवन क्रम का लेखा जोखा रखना, सांख्यिकी विश्लेषण करना, प्रश्नों के उत्तर देना, या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे बालकों के जीवन के क्रम का लेखा जोखा रखना। जीवन प्रपात मतलब जीवन भर चलने वाली जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। और वो ये कहता है कि जीवन भर जो भी बातें हमारी चल रही हैं, मतलब जीवन भर जो भी आपका व्यवहार रहा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन क्रम में जो चीजें आपके आसपास हैं उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेयर ने किस वर्ष जीवन प्रपात विधि का प्रयोग किया था? 1850 वर्ष, 1855 वर्ष, 1900 वर्ष, या फिर 1950 वर्ष। तो हम कहेंगे प्रेयर ने जब जीवन प्रपात विधि का इस्तेमाल किया। जीवन प्रपात विधि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि ये विधि हमें ये बताती है कि पूरे, जब आप इस विधि का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम इस विधि के द्वारा, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कि जीवन प्रपात विधि, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इस विधि से जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो जीवन प्रपात विधि आपको क्या कहती है? कि जीवन क्रम का लेखा जोखा, ठीक है। तो जब से आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर कि अभी जो भी, जिस भी एज में है, ठीक है, तो आपकी जो भी स्टेज है लाइफ की, जन्म से लेकर जन्म से लेकर वर्तमान जीवन तक, वर्तमान जीवन तक हुई सभी घटनाओं का अध्ययन करने को कहते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कब आपने स्कूल जाना शुरू किया, कैसा आपका विद्यालय का स्तर रहा, हर एक चीज के बारे में क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है, ठीक है, जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसी को हम जीवन प्रपात विधि कहते हैं। और प्रेयर ने इस विधि का इस्तेमाल 1885 ईस्वी में किया था। तो ऐसे आपको मतलब टॉपिक देखते ही चीजें याद आ जानी चाहिए, तो आप माने कि आपकी तैयारी जो है अच्छी है। और अगर नहीं है, मतलब नहीं याद आता है, तो आप जाकर तुरंत उस चीज को नोट करें और बाद में जाकर उन चीजों को देख लेना, तो याद आ जाएगा। फिर कौन से खेलों में उपकरण की आवश्यकता होती है? सक्रिय खेलों में, मनोरंजन और असक्रिय खेलों में, दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि खेल दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय होते हैं, असक्रिय होते हैं। जो सक्रिय खेल होते हैं उसमें आपको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारी शारीरिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित होते हैं। और ये ऐसे खेल होते हैं जो किसमें खेले जाते हैं? ग्रुप में खेले जाते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई टीम चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इनको, जैसे आपको बैट बॉल खेलने के लिए बैट और बॉल की आवश्यकता होती है, फुटबॉल, ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। तो उनको हम सक्रिय खेलों की श्रेणी में रखते हैं। फिर सक्रिय खेलों में कौन सी गतिविधि अधिक होती है? शारीरिक, मानसिक, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेलों में, सक्रिय खेलों में आपने देखा है कि जो शारीरिक गतिविधि है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाकी गतिविधियों के। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सामाजिक विकास में खेलों का क्या महत्व है? खेल बच्चों के सामाजिक कौशल और सहयोग सिखाते हैं। मतलब खेल बच्चों को क्या करते हैं? सामाजिक विकास और कौशल सिखाते हैं। खेल केवल शारीरिक विकास में मदद करते हैं, खेल केवल मानसिक विकास में मदद करते हैं, या खेल का कोई महत्व नहीं होता? तो हम कहेंगे कि खेल क्या करते हैं? खेल बच्चों के सामाजिक कौशल को में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। कि आपको समाज के आधार पर, ठीक है, कि मतलब सामाजिक कौशल का मतलब है कि आपको जब आप खेलेंगे तो अलग अलग तरह के व्यक्ति से, यानी बच्चों से मिलेंगे, उनकी भाषा सीखेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे, ठीक है, एक सहयोग की भावना आपके अंदर होगी। तो सामाजिक कौशल जो है ये आपके अंदर विकसित करता है। फिर बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से अध्यापकों को क्या लाभ होता है? कि अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी, एज ए टीचर अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं,
तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने से आपको एक टीचर होने के नाते क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बालकों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, या केवल शिक्षा सामग्री में आप सुधार कर पाते हैं, या केवल शारीरिक शिक्षा में सुधार हो पाता है, या केवल अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। तो हम कहेंगे कि जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में एज ए टीचर पढ़ रहे हैं तो ये आपको बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायता देता है, जिससे हम उसके विकास को बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। हम इस चीज का पता लगा पाते हैं कि क्या बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में अवगत कराने में चाइल्ड साइकोलॉजी क्या करती है, हमारी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 16, बालक में धार्मिक रुचि कब उत्पन्न होती है? किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्ध अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि बच्चे में धर्म के प्रति रुचि कब उत्पन्न होती है? बाल्यावस्था में, जब वो 3 से लेकर 12 वर्ष का होता है। तो जो भी आपने देखा है कि घर में आपके धार्मिक आधार पर जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठकर पूजा करना है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो उसी एज ग्रुप में क्या है, उनकी धर्म के प्रति एक रुचि उत्पन्न होती है कि वो भी क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लीन रहते हैं, उनको करने में अच्छा लगता है, चाहे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो एक रूटीन या हैबिट भी डेवलप होती है, और इससे क्या है, आपके धर्म के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है। धार्मिक रुचि के 2 मुख्य तत्व कौन से हैं? विश्वास और नियम का पालन करना, केवल विश्वास या केवल नियम का पालन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि किसी भी धर्म के प्रति रुचि के 2 चीजें होती हैं कि आप क्या है, स्पिरिचुअल हैं, मतलब धार्मिक चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आपका ट्रस्ट है उसमें, ठीक है, दूसरा आप क्या करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, और विश्वास है तभी आप क्या कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, यही कारण होता है, ठीक है। फिर कौन सी आयु में बालक धार्मिक कहानियों में रुचि लेने लगते हैं? 10 से 11 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में, तो 15 से 16 वर्ष की आयु में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अभी हमने बात की थी कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, और हम सभी को पता है कि जो बाल्यावस्था है उसकी शुरुआत 3 वर्ष से हो जाती है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से सबसे उपयुक्त बाल्यावस्था को कौन दर्शा रहा है? 4 से लेकर 5 वर्ष, ठीक है। तो इस एज ग्रुप में जब बच्चा धर्म के प्रति रुचि ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो धार्मिक कहानियों में भी क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, जानने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज के प्रति क्या कहानी है, किस लिए किसी चीज या फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, वो उसे सुनने में रुचि रखता है, जानने में रुचि रखता है। तो बाल्य अवस्था 4 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, शरीर को स्वस्थ रखना, सामाजिक विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को शरीर के आधार पर क्या करे, उसको स्वस्थ रखे, उसकी मांसपेशियों को विकसित करे, उसकी हड्डियों को जो है विकसित करे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं ये शरीर संबंधी विकास को लेकर चलता है, इसलिए जो शारीरिक विकास है उसको फोकस करता हुआ चलता है। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची है, मतलब जो इसको क्या करता है, सही संदर्भ में इसके अर्थ को हमें बताता है, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। मतलब एक जैसे शब्दों के जब कई अर्थ होते हैं उसको हम पर्यायवाची, यानी फिजिकल ट्रेनिंग, खेल कूद, जिम्नास्टिक, उपरोक्त में से सभी। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी बातें क्या करती हैं, शारीरिक शिक्षा को दर्शाती हैं। तो खेल कूद भी क्या है, फिजिकल एजुकेशन का ही एक पार्ट है, जिम्नास्टिक भी फिजिकल एजुकेशन से ही संबंधित है, और पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग, अगर आपको कोई व्यायाम कराया जा रहा है, योगा कराया जा रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। तो फिजिकल एजुकेशन अपने आप में बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चलता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी शारीरिक गतिविधियों से संबंधित व्यायाम और गतिविधियों में फोकस करता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी बातें जो है शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के शब्द के पर्यायवाची रूप में हमें सही अर्थ को बता रही हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है? सीमित होती है, अत्यंत विस्तृत होती है, केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे शारीरिक शिक्षा की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? अत्यंत विस्तृत होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, फैलाव वाली होती है। क्योंकि अभी हमने बात की कि विस्तृत का मतलब क्या होता है कि वो बहुत, कि अत्यंत विस्तृत का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, विशाल है, ठीक है, विशाल मतलब बड़ी है। तो आपने देखा कि अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, व्यायाम की, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो भी फिजिकल एजुकेशन,
अगर आप योगा की बात कर रहे हैं तो भी फिजिकल एजुकेशन, अगर आप जिम्नास्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी फिजिकल एजुकेशन से ही क्या है, संबंधित है, जिम्नास्टिक। ठीक है, इसके अलावा खेल कूद यानी जितने भी प्रकार के आपके गेम्स होते हैं वो सब भी क्या है, फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा जो आप व्यायाम में भी आपने देखा है कि दो तरह के व्यायाम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं, ठीक है, कि शारीरिक व्यायाम आप कर रहे हैं जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप अलग से जो है क्रियाएं करते हैं जो आपकी बीमारियों को कंट्रोल करती है, आपको मानसिक तनाव को मुक्त करती है, जिसे आप क्या कहते हैं, मेडिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो भी व्यायाम का हिस्सा है। तो बहुत सारे फील्ड आपको शारीरिक शिक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा विशाल क्षेत्र आपको इसका देखने को मिलता है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपने देखा है स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, तो हमने बात की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, एक प्रकार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों में जितने भी बीमारियां हैं उनके प्रति गाइडलाइन जो है जारी करता है। ठीक है, हमें ये बताता है कि कौन सी बीमारी जो है बहुत ज्यादा भयानक है, किसको रोकथाम की अधिक आवश्यकता है, किसके लिए हमें क्या क्या प्रयोग करने चाहिए। तो अलग अलग बीमारियों के बारे में भी हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि जैसे पोलियो जैसी बीमारी है, चेचक है, इन बीमारियों को रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर सरकार क्या करती है, कार्यक्रम चलाती है, क्या करता है, उनको सहयोग करता है, मेडिसिन बनाता है आपके लिए, जांच करता है कि कौन सी बीमारी के होने का क्या कारण है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो हमने पढ़ा था कि WHO ये मानता है कि हमारे स्वास्थ्य यानी हेल्थ के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ शामिल है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हमारे स्वास्थ्य के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य या सामाजिक स्वास्थ्य। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या मानता है कि जो हमारा हेल्थ है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि शारीरिक जो है वो होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, लेकिन भावनात्मक आधार पर उन्होंने इसके बारे में हमें नहीं बताया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक है हमारी हेल्थ का रूप, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको अपने भाग में शामिल नहीं करता है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक या पर्यावरणीय। तो हमने अभी पढ़ा था कि 3 जो प्रकार हैं वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, केवल बीमारी न होना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना या मानसिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था विश्व स्वास्थ्य संगठन ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति तब पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर स्वास्थ्य के अनुसार के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या फिर सामाजिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य के मुख्य आयाम है, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए तीनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब है। आयाम मतलब तीनों में से कौन ज्यादा प्रमुख है, तो तीनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, किसी एक के साथ भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की, तो एक अच्छा आहार यानी कि पोषण, नियमित व्यायाम शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है और इसके साथ साथ पर्याप्त नींद लेना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। निम्नलिखित में से मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, रक्तस्रावन, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह जो है क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इंसुलिन,
हमारे शरीर में इंसुलिन बनने के न बनने के कारण होता है। तो ये क्या है, एक तरह का रोग है जो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसके कारण जो है वो किसी भी माता की मृत्यु जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको पहले ही आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस रख सकते हैं, बचाव के तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम से ही आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनता है। फिर लेखन कौशल का सबसे बड़ा महत्व क्या है? बोलने की क्षमता बढ़ाना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, गिनती करना या गणित सिखाना। तो हम कहेंगे लेखन कौशल क्या करता है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को बेहतर बनाता है। मतलब कि आप बोलकर, लिखकर, ठीक है, अपने की भाषा पर जब आपका अधिकार है तो आपको वो चीज अच्छे से बोलनी भी आती है, अच्छे से लिखनी भी आती है, और अपनी मानसिक बातों को आप व्यक्त भी करवाते हैं। तो इसको हम विचारों की अभिव्यक्ति करना कहते हैं, कि आप सरलता से अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव जीवन के सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग आवश्यक है? मौखिक भाषा का, विदेशी भाषा का, सांकेतिक भाषा का या लिखित भाषा का? तो हम कहेंगे मानव जीवन के जितने भी कार्य हैं उनको बेहतर बनाने के लिए आपको लिखित भाषा का जो है इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि सभी काम जो है वो मौखिक भाषा से संपन्न नहीं होते। हमने देखा है सरकारी कार्यालयों की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो बहुत सारे, जब आप व्यापार की बात करते हैं तो वहां पर लिखित चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए जितना महत्व मौखिक चीजों का है उससे कहीं ज्यादा लिखित महत्व जो है चीजों का होता है। इसलिए हमारी लिखित भाषा जो है इसके लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी होती है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में लिखित भाषा की आवश्यकता कब पड़ती है? केवल परीक्षाओं में, या केवल स्कूल में हर दिन के कार्यों में, या केवल नौकरी में? तो हम कहेंगे हर दिन के कार्यों में। ठीक है, कि आपने देखा है कि शिक्षा की आवश्यकता एक शिक्षित व्यक्ति को कभी भी लिखने की आवश्यकता जो है पड़ सकती है। चाहे आप एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे आप किसी चीज का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप अपने घर पर ही किसी चीज की के बारे में कोई लिस्ट बनाने के लिए कह दिया जाए, तो कभी भी लिखने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। ठीक है, तो लिखित भाषा का जो है वो हर दिन के कार्यों में आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसलिए लेखन कौशल को हम महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं। फिर विद्यालय में बच्चों को सभी विषय के अध्ययन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मौखिक भाषा की, गणना कौशल की, लिखित भाषा की या चित्रकला कौशल की? तो भाषा की, कि हम चीजों को क्या करते हैं, नोट करते हैं, ताकि हम उन्हें लंबे समय तक क्या कर सके, याद कर सके। यद्यपि भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर सके, तो इसलिए आपको उसे नोट करने की, लिखने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, लेखन कौशल किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करता है? बोलना सिखाकर, सोचने की शक्ति कम करके, स्मरण शक्ति को बढ़ावा देकर या अभ्यास घटाकर? तो हम कहेंगे स्मरण शक्ति को बढ़ावा देकर, कि जब आप चीजों को लिख लेते हैं तो आप जब चाहें अपनी नोटबुक खोलकर उसे रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और इससे क्या है, आपकी चीजों को याद रखने की क्षमता जो है वो विकसित होती है, बढ़ती है। तो लेखन कौशल क्या करता है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है। कथन की दृष्टि से लिखित भाषा किसे सक्रिय बनाती है? ठीक है, केवल हाथों को, केवल मस्तिष्क को, हाथ और मस्तिष्क दोनों को, या फिर किसी को नहीं? तो हम कहेंगे हाथ और मस्तिष्क दोनों को। कि लेखन कौशल, कि जब भी आप लिखते हैं तो आपके मन में, मतलब आपके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं हम हमेशा उनको ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिखने के और आपके मस्तिष्क दोनों में क्या करता है, एक संतुलन बनाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, लिखित भाषा के प्रयोग में कौन सी शक्ति विकसित होती है? सृजनात्मक शक्ति, क्रोध शक्ति, विनाशक शक्ति या फिर शारीरिक शक्ति? तो हम कहेंगे सृजनात्मक शक्ति। ठीक है, कि लेखन कौशल से सृजन करने की, मतलब चीजों को बनाने की जो आपकी शक्ति है उसको हम विकसित कर पाते हैं। जैसे विचार करने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है कि जब आप लिखते हैं, जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई कहानी कविता लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि सृजन शक्ति का निर्माण होता है, आप कुछ नया करने का जो है विचार मन में ला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब याद करने की कोशिश करनी चाहिए, लिख लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए या दूसरे से पूछना चाहिए? तो अगर किसी की
चीजों को याद रखने की क्षमता कम है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे लिख लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप चीजों को लिखते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्या रहती हैं, याद रहती हैं। आपका मस्तिष्क मस्तिष्क जो है उस चीज के लिए क्या रहता है, सचेत रहता है। तो आप जल्दी से चीजों को भूलते नहीं हैं। लिखित भाषा और साहित्य दोनों क्या बढ़ाते हैं, धन, बुद्धि, ज्ञान और समझ, या फिर खेल कूद। तो हम कहेंगे लिखित भाषा और साहित्य दोनों क्या बढ़ाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं और हमारी समझ को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लिखित भाषा से हमारी किस प्रकार सहायता होती है, खेलों में, व्यापार में, विज्ञान और शोध में, या फिर सामाजिक कार्यों में। तो लिखित भाषा से हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान और शोध कर सकते हैं। ठीक है, कि विज्ञान के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। शोध करने का मतलब तो खोज, और खोज जो किया है आप उसको क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, विधि को नोट कर लेते हैं। तो जो भी आप किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी विषय की हैं, जैसे आप मैथ्स में थ्योरम पढ़ते हैं, तो जिस भी व्यक्ति ने वो थ्योरम बनाई है पहले क्या किया, उस पर शोध किया है। ठीक है, वो फॉर्मूला उसने बनाया है, बनाने के बाद क्या किया, उसको जांचा है। ठीक है, जांचने के बाद वो क्या करता है, लोगों के सामने रखता है, उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद जो लोग उस विषय से संबंधित हैं वो इसमें क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और उसने स्वीकार कर लिया। वो उससे प्रश्न पूछेंगे, वो उनसे कहेंगे कि क्या करके दिखाओ, इसको प्रूफ करके दिखाओ, इसको क्या करो, इसको सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना होता है, और फिर वो आपकी किताबों में जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये सब किस आधार पर होता है, लिखित चीजों में, कि किताबों में जितने भी आपको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, जितने नियम आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कैसे इसी तरह खोज करके बनाए गए हैं। फिर ईड का संबंध किससे होता है, नैतिकता से, अवचेतन इच्छाओं से, तर्क शक्ति से और शिक्षा से। तो हमने पढ़ा था ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा था जो ईड है वो क्या है, हमारी अवचेतन इच्छाओं को दर्शाता है। ठीक है, ऐसी इच्छाएं जो आपके मन में होती हैं और जिसके लिए आप क्या करते हैं, उसको तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, वो इच्छाएं। फिर ईड किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यथार्थ के सिद्धांत पे, नैतिक सिद्धांत पर, या फिर आनंद के सिद्धांत पर, या फिर सामाजिक सिद्धांत पर। तो हमने पढ़ा था कि जो ईड है वो क्या है, सुख तत्व की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, और इससे आपको क्या मिलता है, आनंद। जो ये आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी भी चीज को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे ही वो आपको मिल जाती है, इससे आपको क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज पसंद आ गई, आप उसे तुरंत खरीद लेते हैं, तो उससे आपको आनंद मिलता है। ईगो का क्या कार्य है, ईगो का कार्य केवल इच्छाओं को पूरा करना, यथार्थ के अनुसार व्यवहार करना, नैतिक दंड 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 देना, या दूसरों पर नियंत्रण रखना। तो हम कहेंगे जो इड है, इड क्या करता है, इड यथार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल उपयुक्त है, कि यथार्थ के अनुसार व्यवहार करना, मतलब जैसा है वैसा ही व्यवहार करना, इसे हम ईगो। फिर ईगो का विकास कब होता है, ईगो कब विकसित होता है, जब व्यक्ति की आवश्यकताएं वास्तविकता से जुड़ जाती हैं, जब व्यक्ति सोता है, या जब व्यक्ति पढ़ाई छोड़ देता है, या जब व्यक्ति बच्चा होता है। तो हम कहेंगे कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को किससे जोड़ लेता है, यथार्थ से, वास्तविकता से जोड़ लेता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किस पर, यथार्थ के अनुसार काम करता है, मतलब वास्तविक चीजों के ऊपर आधारित, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो किस पर आधारित है, रियल लाइफ पर। रियल लाइफ पर। तो जब हम वास्तविक जीवन से खुद को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो अब आपका ईगो जो है वो विकसित होने लग जाता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, या आप इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, तो अब आपने उसे किससे जोड़ लिया, अपने रियल लाइफ से, कि आप उसे क्या करेंगे, प्राप्त करके दिखाएंगे। ठीक है, और इस चीज से कहाँ की शुरुआत हो जाती है, आपके ईगो की, कि चाहे कोई भी प्रारूप, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य आपको करना पड़े, आप उसे प्राप्त करेंगे। तो ये वास्तविकता से संबंधित है, कि जीवन में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार आप
क्या करेंगे, चाहे परिश्रम करेंगे, चाहे परिस्थितियों का नया निर्माण करेंगे, चाहे अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, वो वास्तविकता में हो रहा है, सब कुछ रियलिटी पर बेस्ड है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा है, वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। फिर सुपर ईगो क्या दर्शाता है, व्यक्ति की नैतिकता और आदर्श को, व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं को, व्यक्ति की स्मरण शक्ति को, या फिर व्यक्ति की समझ को। तो सुपर ईगो क्या दर्शाता है, नैतिकता को, जिसमें हमने बात की थी कि ये हमें ये बताता है कि समाज के अनुसार हमें किस प्रकार के नियमों का, आदर्शों का पालन करना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की नैतिकता और आदर्श को दर्शाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो का निर्माण किससे होता है, परिवार और समाज की मान्यताओं से, इड से, या फिर ईगो से, या शरीर की वृद्धि से। तो हम कहेंगे कि इड का जो सुपर ईगो का जो निर्माण है वो परिवार और समाज से होता है, कि परिवार आपको ये बताता है कि समाज में आप रह रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, ठीक है, किस तरह की चीजों का आपको त्याग करना चाहिए। तो वो आपको ये सिखाता है कि समाज में आपको कैसे रहना है। ठीक है, तो सुपर ईगो क्या करता है, परिवार और समाज की मान्यताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर इड, ईगो और सुपर ईगो में कौन सबसे ज्यादा पहले विकसित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या विकसित होता है, हम सभी को पता है, सबसे पहले इड विकसित होता है। ठीक है, और इड को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आपके ईगो में परिवर्तित होता है और ईगो आपका सुपर ईगो बन जाता है। सुपर ईगो का मुख्य होता है, कार्य क्या होता है, व्यक्ति को अनुशासित करना, व्यक्ति को स्वतंत्र करना, ठीक है, व्यक्ति को आलसी बनाना या व्यक्ति को अस्थिर करना। तो व्यक्ति को अनुशासित करना, ठीक है, ऐसा तब हो रहा है जब आप अपने सुपर ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो सुपर ईगो का कार्य क्या होता है, व्यक्ति को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जीवन को सिखाना। विकास किस प्रक्रिया को कहा जाता है, अचानक परिवर्तन को, निरंतर प्रगति को, नष्ट करने की प्रक्रिया को, या रुकावट को। तो विकास क्या है, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आप कहेंगे कि निरंतर प्रगति को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, कि हर रोज आपके अनुभव से, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो विकास को दर्शाता है। विकास की जो प्रक्रिया है कब तक चलती है, बाल्यावस्था तक, किशोर अवस्था तक, जीवन भर, या वृद्ध अवस्था तक। तो हम कहेंगे कि विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जीवन भर चलती है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49, कोश मूलक यानी कि सिफेलोकैडवल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है। तो हमने पढ़ा था विकास की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन पूछी जा रही है कि किस तरफ होगा, नीचे से ऊपर, सिर से पांव, बाहर से भीतर, या दाएं से बाएं। तो हम कहेंगे कि कहाँ से होता है, सिफेलो मतलब कि आपके सिर से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, आपके पांव तक जाएगा। तो सिर से लेकर पांव तक, सिफेलोकैडवल का मतलब यही होता है कि कोई भी विकास जब शुरू होता है वो आपके हेड से शुरू हुआ है और कहाँ तक जाता है, आपके टो तक जाता है। ठीक है, तो इसी को हम विकास की दिशा कहते हैं। फिर सिफेलोकैडवल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में जाता है। ठीक है, अभी हमने बात की सिर से लेकर पांव तक। निकट से दूर के विकास के अनुसार विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, निकट से दूर मतलब कि विकास हमेशा कैसे होता है, पहले पास की चीजों का विकास होता है, फिर दूर की चीजों का विकास होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या हो रहा है, पहले आपके हृदय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पहले आपका क्या बन रहा है, हर्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपके हृदय के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे वहां पर लंग्स का बनना हो गया या फिर आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले बनेगा और बाकी का जो शरीर है, आपके हाथ बाद में बनेंगे, पैर बाद में बनेंगे। तो निकट से दूर के विकास को हम ऐसे देखते हैं कि पहले पास की जो हमारी शारीरिक के बाद दूसरे। तो निकट से दूर के का जो सिद्धांत है कहाँ से प्रारंभ होता है, सिर से, शरीर के मध्य भाग से,
पैरों से या हृदय से? हम कहेंगे शरीर के मध्य भाग से, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जब भी हम विकास की अवस्थाओं को पढ़ते हैं और उसमें जब हम जन्म से पूर्व की अवस्था को देखते हैं, जो उस पे हमने पढ़ा भी था, तो सबसे पहले किसी भी बच्चे का क्या बनता है? हृदय बनता है, और हृदय के बाद बाकी ऑर्गन जो है बनने शुरू होते हैं। और हृदय कहाँ है? आपके शरीर के मध्य में, बीच में होता है, आपके लंग्स के बीच में होता है, ठीक है, फेफड़ों के बीच में। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए बिल्कुल ठीक है। फिर संगीत प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार विकास किससे संबंधित है? केवल शारीरिक विकास से, केवल शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों से, केवल मानसिक विकास से, या फिर किसी से नहीं? तो हम कहेंगे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास से ये संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विकास की गति कैसी होती है? समान रहती है, कभी धीमी कभी तेज होती है, रुक जाती है, उल्टी दिशा में होता है? तो हम कहेंगे कि इस विकास की गति क्या होती है? कभी धीमी कभी तेज। तो हमने विकास की अवस्थाओं का, आपको याद होगा जब अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था कि शिशु अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, बच्चा बड़ी जल्दी ही 1 साल की आयु को पार कर लेता है, वो आपको बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे 2 वर्ष, उसके बाद जब क्या आती है? आपकी बाल्यावस्था आती है। 3 वर्ष के बाद बच्चा जो है धीरे धीरे शारीरिक वृद्धि करता है, लेकिन मानसिक गति तेजी हो जाती है, कि मानसिक एक्टिविटी में बड़ा तेज। आपने देखा 3 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक बच्चा बहुत शरारत करता है, क्योंकि वो एक्टिव है। कैसे? मेंटली, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो विकास की गति कभी धीमी होती है, कभी तेज हो जाती है। अनवर्त प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? अनवर्त प्रक्रिया मतलब रुक रुक कर चलना, निरंतर चलने वाली, अस्थायी, या फिर असमान? तो हमने बात की थी अनवर्त का मतलब क्या होता है? निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया की बात हो रही है, और विकास कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। फिर विकास के समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है? विकास अलग अलग होता है, सभी मनुष्यों का विकास समान गति से होता है, कोई विकास नहीं होता, या केवल बच्चे में विकास होता है? तो हम कहेंगे कि विकास के समान प्रतिमान मतलब एक जैसे सिद्धांत के अनुसार हम ये कहेंगे कि सभी मनुष्यों का विकास की गति समान रहती है, ठीक है। मतलब 1 वर्ष के बच्चे में जितने भी बच्चे 1 वर्ष के होंगे, पूरे विश्व की बात हो रही है, वहां पर उनकी बढ़ने की गति समान रहेगी, लेकिन उस पर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? इस पर प्रभाव पड़ता है आपके वातावरण का, वातावरण का भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण का हो सकता है, उसके पोषण का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसकी चिकित्सा से संबंधित चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है, तो हो सकता है उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, ठीक है। अनुवांशिकता के आधार पर, कि मान लीजिए पारिवारिक कोई, मतलब अनुवांशिक स्तर के आधार पर कोई बीमारी का कारण जो है बच्चे में देखने को मिल रहा है, तो उससे उसका विकास प्रभावित हो सकता है। अदरवाइज अगर बच्चा स्वस्थ है तो सभी का विकास एक ही गति से होता है, समान गति से। फिर विकास की प्रक्रिया में कौन सी बात स्पष्ट होती है? यह स्थायी नहीं है, जन्म से मृत्यु तक चलती है, ये सीमित है, या यह केवल मानसिक होती है? तो हम कहेंगे कि विकास हमेशा हमें ये बताता है कि ये जन्म से शुरू हो जाता है, या बल्कि जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, और मृत्यु तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकास का नाम देते हैं। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे? तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, अभी हमने पढ़ा था सिफेलो कैडवल होती है। विकास के रूपों में कौन सा एक रूप है? ठीक है, आकाश और आकार और भार, खेल, अध्ययन, कला। तो विकास का रूप क्या है? आकार। कि विकास के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि किसी बच्चे के आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसके वजन में भी परिवर्तन हो सकता है, तो ये विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 58, विकास की प्रक्रिया के दौरान बालक में क्या परिवर्तन देखा जाता है? केवल उसमें सोच में परिवर्तन होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं, केवल शरीर में, या केवल भाषा में परिवर्तन? तो हम कहेंगे शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विकास की प्रक्रिया आयु परिवर्तन प्रक्रिया का क्या अर्थ है? आयु के अनुसार शारीरिक परिवर्तन,
आयु के अनुसार खेल परिवर्तन, आयु के अनुसार विद्यालय परिवर्तन, या फिर आयु के अनुसार भाषा परिवर्तन। तो हम कहेंगे विकास की प्रक्रिया में आयु के अनुसार शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरह के शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति में देखे जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में कौन सी बातें प्रमुख हैं? निरंतरता और क्रमिकता, स्थिरता व रुकावट, असमानता और अस्थिरता, थकावट या आराम। तो हम कहेंगे निरंतरता, लगातार और क्रम में। विकास हमेशा कैसा होता है? लगातार चलता है, कंटिन्यू, कभी रुकता नहीं है, और क्रम से होगा कि पहले जो चीज विकसित होनी होती है पहले वही विकसित होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले पूरा बड़ा हो गया बाद में चीजें विकसित हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61 कि लेखन कौशल के माध्यम से बच्चे में लेखन कौशल के माध्यम से विद्यार्थी न केवल भाषा सीखते हैं बल्कि अपनी सोच, कल्पना और भावनाओं को भी क्या कर पाते हैं? व्यक्त कर पाते हैं। इस प्रकार लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे लेखन व्याकरण का अभ्यास करना, मौखिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना, या पाठ्य पुस्तकें याद करना। तो हम कहेंगे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना क्या है हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है लेखन कौशल में, कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित है। लेखन कौशल का मानसिक विकास विशेष योगदान किस लिए माना जाता है? इसलिए कि यह हाथ की क्रिया को सक्रिय करता है, यह मस्तिष्क और हाथ दोनों को कार्यशील बनाता है, या यह केवल स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है, या फिर यह केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो लेखन कौशल मानसिक विकास में योगदान इसलिए देता है क्योंकि ये मस्तिष्क और हाथ दोनों को एक साथ क्या बनाता है? कार्यशील बनाता है, मतलब दोनों एक साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इड व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग है जो केवल नैतिक व्यवहार का पालन करता है, वास्तविक सामाजिक मान्यताओं का ध्यान रखता है, मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं की पूर्ति करता है, या नियम और अनुशासन सिखाता है। तो हम कहेंगे फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार इड जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग है जो उसकी मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं की पूर्ति करता है, मतलब जैसा वो है और जैसी उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में सहयोग देगा। क्वेश्चन नंबर 64 ईगो का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करके उसकी वास्तविकता के अनुरूप उसको बनाना है। यह सिद्धांत किस कार्य पर कार्य करता है? ठीक है, तो हम कहेंगे कि आनंद के सिद्धांत पर, यथार्थ के सिद्धांत पर, नैतिक के सिद्धांत पर, या फिर सामाजिक। तो ईगो की बात हो रही है, ईगो वास्तविकता से संबंध रखता है, मतलब कि हमारा कौन सा सिद्धांत है? यथार्थ का सिद्धांत, ऑप्शन बी। फिर सुपर ईगो व्यक्ति को व्यक्ति का नैतिक प्रहरी क्यों कहा जाता है? यह केवल व्यक्ति में अवचेतना और इच्छाओं को बढ़ावा देता है, यह केवल इड इच्छा को पूरा करता है, यह व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकता है, या फिर यह व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर करता है। तो सुपर ईगो क्या करता है? हमारे नैतिक व्यवहार को रोकता है, ठीक है, तो हमें गलत कार्य करने से क्या करेगा? ये रोकेगा। इसी को नैतिकता का भाव कहते हैं, कि आपको पहले ही वो क्या करेगा? बताएगा कि गलत कर रहे हैं आप, फिर भी आप नहीं रुकते तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर फ्राइड के अनुसार जब इड ईगो और सुपर ईगो में संतुलन बना रहता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, या फिर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबा सकता है, या व्यक्ति सामाजिक रूप से अस्वीकार होता है। तो हम कहेंगे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तीनों में अगर संतुलन है तो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन शायद रह गए लगाने को, कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। व्यक्ति की विकास की संगीत प्रक्रिया का क्या अर्थ है? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का साथ साथ होना, केवल शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण होना, या मानसिक विकास पहले शारीरिक विकास बाद में, या फिर विकास किसी और प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो हम कहेंगे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों विकास की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा संगीत प्रक्रिया कहलाती है, जो सबको साथ लेकर चल रही है।
विकास की समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार चाहे कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है या अमेरिका में जन्मा है, सभी के विकास की मूल प्रवृत्तियां समान रहती हैं। ये सिद्धांत किस चीज को स्पष्ट करता है? तो सभी मनुष्य के विकास की दिशा क्या होती है? अलग अलग होती है। विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है, विकास सार्वभौमिक या समानता को दर्शाता है, या विकास केवल आनुवांशिक कारणों से होता है। तो हम कहेंगे विकास किसको दर्शाता है? सार्वभौमिकता की समानता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपकी बुक से ही ये पूरी लाइन उठा ली गई है। ठीक है, और आपसे ये